मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। आज हम मंगलेश डबराल का वाचन करेंगे। मंगलेश डबराल के काव्य संकलन पहाड़ पर लालटेन पढ़ते समय अमृता शेरगिल के चित्रों की याद आती है। शेरगिल के पहाड़ी चित्र रेरी के चित्रों की तरह चटकीले नहीं हैं। वे पहाड़ी धुंधलके और उदास रंगों से बुने हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन के परिदृश्य भी कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, फिर भी भिन्न। शेरगिल की वर्गीय स्थिति डबराल से भिन्न है। शेरगिल ने चित्रों को सहानुभूति दी है तो डबराल ने आत्मानुभूति, पर उसका दूसरा संग्रह फ्लॉप है। पहले संग्रह में पहाड़ से महानगर में निर्वासित कवि के अत्यंत आत्मीय स्मृति बिंब है। यहाँ से वहाँ तक स्मृति बिंबों की माला फैली हुई है। शुक्ल जी के शब्दों में वह स्मृति रूप विधान का कवि है। इसमें शहर के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ को और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में शहर को देखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने पर ही उनकी रचनाओं की आर्द्र अर्थवत्ता प्रत्यक्षीकृत होती है। उनकी रचनाओं को जिस क्रम में रखा गया है उसमें एक प्रकार का प्रबंध विधान भी मिलता है। भाषा में मुहावरा गढ़ने का चमत्कार नहीं है। इसमें अविधामूलक ध्वनि है, वक्रोक्ति नहीं है। लालटेन की मध्यम रोशनी और ढलान की पहाड़ी लय की धीमी आहट कविता की प्रत्येक पंक्ति में सुनाई पड़ेगी। संग्रह की अंतिम कविता में इसकी लय कुछ तेज होकर भविष्य का संकेत करती है। आरंभ में वे पहाड़ी बसंत से विदा लेता है, क्योंकि अब यह वसंत स्मृति शेष हो जाएगा। आवाजें पहाड़ी गांव का सवाक चित्र ही नहीं प्रस्तुत करती हैं, बल्कि बाघ के हुकरने की आवाज एक प्रतीक भी बन जाती है। आते जाते से शहर का पालतू सूर्यास्त और सनसनीखेज खबरें हैं। पालतू सूर्यास्त की ध्वनि पहाड़ी सूर्यास्त की स्वच्छंदता और रंगीनी तक फैल जाती है। यंत्र थी वह नदी में पहाड़ का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नदी का है। हमेशा उफनती, अपने तटों और पत्थरों को प्यार करती उस नदी से शुरू होते थे दिन। उसकी आवाज तमाम खिड़कियों पर सुनाई देती थी। लहरें दरवाजों को थपथपाती थी, बुलाती हुई लगातार। नदी की गतिविधियां पहाड़ नदी का ही संश्लिष्ट चित्र नहीं उपस्थित करती, बल्कि गांव का भी करती हैं जो उसके किनारे है। अब नदी नहीं है। प्रश्न होता है क्यों नहीं है? उसका उत्तर शहर है। अकेले आदमी का नाम शहर है, जहाँ पत्ते मरते हैं, प्रेम संबंध खत्म होते हैं। शहर सीटियां बजाता है, लोगों को मनचाही शक्ल में ढालता है। कवि कहता है, तमाम संबंधों को विदा करने के बाद मैं यहाँ उगा हूँ। तमाम संबंधों को विदा करने के बाद मैं यहाँ उगा हूँ। यहाँ वह रहता है, होता नहीं। तुम्हारा प्यारा पूरा गांव है, जहाँ मैं होता हूँ। लालटेन का प्रकाश आग बनता है। उसमें गिरवी, खेत, भूख, बाढ़, महामारी से मरे लोग दिख रहे हैं। इसके फलस्वरूप जंगल से लगातार दहाड़ आ रही है। इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं। पत्थरों पर दूसरा संग्रह घर का रास्ता, काव्य का रास्ता नहीं बन पाता। ये मंगलेश डबराल की पंक्तियां थी। अगले कवि हैं राजेश जोशी, प्रतिबद्ध कवि हैं। वे अपने विचारों और भावों के लिए कहानी बनाते हैं। कहानी को फेबुल में बदलते हैं और फेबुल को मिथ में। फेबुल के अपने
खतरे भी होते हैं। फेबुल मिथ में न बदलकर अन्योक्ति हो जाता है तो काव्य तत्व का क्षरण हो जाता है। वे लोक कथा शैली का प्रयोग करते हैं या आधुनिकता की तकनीकें हैं जो अब सर्वमान्य हो चुकी हैं। जोशी ने इसे अपने ढंग से अन्वेषित किया है, पर फेबुल के खतरनाक पहलू से वे सर्वत्र सतर्क नहीं हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिल बोलेंगे पेड़ लिख दिया है। एक दिन बोलेंगे पेड़ चर्चित काव्य संग्रह है। चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा, पेड़ आदि से उनका काव्य संग्रह बोलेंगे एक दिन पेड़ भरा पड़ा है। चमत्कारी चाकू को ही लें। चाकू में चमत्कार ही चमत्कार है, जिससे वे अपने कमरे के गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप की धूप काट कर ले गए। अंत में कवि इस चाकू की काट का इशारा करता है। यह अन्योक्ति कविता है। अंतिम पंक्ति का इशारा इनके अन्योक्ति होने की पुष्टि करता है। इसमें चाकू धूप आदि स्वयं में कुछ नहीं है, इसलिए कविता एक सामान्य जादूगरी बन जाती है। लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा आदि स्वयं में भी है। इसलिए अन्योक्ति नहीं है, वे वस्तु होकर कुछ ध्वनित करती हैं। भारतीय आचार्यों की शब्दावली में उनमें वस्तु ध्वनि है। इनमें कवि का सामाजिक अभिप्रेत कविता की जमीन नहीं छोड़ता। किस्सा, तोता मैना, रमजान मियाँ, बतर्ज भोपाल और लोक कथा अच्छी कविताएं हैं। किस्सा तोता मैना का तर्क लोक कथा का है। वही लय, वही भाषा, वही नाट्यमानता। किताब की बोली में अद्भुत ताकत है। उड़ा इन्हें और दे गाली। कंगाली का राज किताब अर्थात ज्ञान से खुलेगा। रमजान मियाँ से बातचीत में भोपाल की स्थानिकता जान डाल देती है। इसकी केंद्रीय पंक्ति है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल है। कवि के संपूर्ण संदर्भ में यह तीखे व्यंग में बदल जाता है। लोक कथा कविता की सामाजिकता को लोक कथा के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अगले कवि हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के भी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर। अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर किसकी कविता है? उदय प्रकाश की। राजेश जोशी की तरह वे भी प्रतिबद्ध कवि हैं। राजेश जोशी, उदय प्रकाश दोनों प्रतिबद्ध कवि हैं। राजेश के पास काव्य रूप है, किंतु उदय प्रकाश में प्रतिबद्धता का उत्साह है। उत्साहित प्रतिबद्धता अपने आप में हुमक कर रह जाती है, न कविता में रह पाती है और न उसके बाहर जा पाती है। सामूहिकता पर बार बार बल दिया गया है। अब सिर्फ मैं नहीं था अकेला अपने जागने में। चलने के पहले एक बार और पुकार मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूसरी कविता हालचाल में वे लिखते हैं। हालचाल किसकी? उदय प्रकाश की कविता है। ये अकेले का सफर नहीं जीवनदास, तुम अपनी साइकिल के अकेले अनोखे सवार नहीं हो। एक तो यह थीम इतनी पिटी हुई हो गई है कि अपने बासीपन में अग्राह्य हो जाती है। दूसरे, कविता में एक मीडिएशन की आवश्यकता होती है, वह भी यहाँ अनुपस्थित है। उदय प्रकाश के वैयक्तिक परिवेश और सुख दुख की कविताओं में आत्मीयता है, नयापन है और संवेदना को छू सकने की क्षमता है। एक प्रेम कविता का एक अंश है, मैं उसकी खामोशी की बगल में एक पत्र रख कर लौट आया। उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया। उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया। अक्षर और खुशबू के फासले पर हमने एक दूसरे का नाम लिखा।
यह स्मृत बिंब की कविता है। सब कुछ छूटते चले जाना कविता के अमूर्तन को मूर्त कर देता है। वैयक्तिक संवेदना से पुष्ट कविताओं में संतुलित अमूर्तन है, लेकिन सपाट जनवादी कविताएं चल नहीं सकती क्योंकि उनमें अमूर्तन की कमी है। अगले कवि हैं असद जैदी। असद जैदी असद जैदी भी स्मृत बिंबों के कवि हैं। मंगलेश की अपेक्षा जैदी के बिंबों में मैदानी धुंधलता अधिक है, आत्मसंघर्ष दोनों में है। जैदी का मुख्य आधार करुणा है। ऐसा लगता है आज के दिन मुझे नहीं मिलेगा किसी भी भाषा में करुणा के वजन का कोई शब्द। यह कथन अपनी भाषा की प्रकृति की गहरी समझदारी का सूचक है। रह रह कर यह करुणा कवि को ही अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। पुनः बड़ी ही निर्ममता से वह अपने को उससे अलग कर लेता है। करुणा और निर्ममता के तनावों में बनती है उसकी कविता। संग्रह की अधिकांश कविताओं में उदास आत्मालाप है। विस्मृत आवास प्रस्ताव, ऐसा आदमी था मैं, खामोश और हंसी बहने, आयशा के लिए कुछ कविताएं आदि में करुणा और निर्ममता का गहरा अंतर्द्वंद है। विस्मित आवास प्रस्ताव, ऐसा आदमी था मैं, खामोश और हंसी बहने, आयशा के लिए कुछ कविताएं आदि में करुणा और निर्ममता का गहरा अंतर्द्वंद है। विस्मित आवास में कवि कहता है, खुलो मेहमानों को पानी दो, और यह पूछना कि माँ कहाँ है सारे प्रसंग को करुण बना देता है। अगले कवि हैं अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक कविताओं में तोतों, बच्चों और चिड़ियों से लोगों को परेशानी होती थी, पर बाद में उनकी काव्य संरचना के सृजनात्मक अंग हो गए हैं। वह कविता का साचे ढला मार्ग छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाता है। अनेक मताग्रहों अवधारणाओं से अपने को मुक्त रखकर वह एक हद तक कविता को भी मुक्त करता है। उसका मानना है कि अभी भी जीवन में सौंदर्य, आर्द्रता, इंद्रियता शेष है। छायावाद के विरोध में चलने वाले काव्य आंदोलनों में जन्मी कविताओं में क्रमशः निरंध्र नीरसता और ऊब भरती गई। बौद्धिक रुखाई और छायावाद विरोधी फैशन को किनारे हटाकर उसने अपने काव्य को नया रोमानियत और नए राग से संवारा। वह रागबोध का नहीं, रागवृत्ति का कवि है। कौन? वह अशोक वाजपेयी। उसकी कविता के मुख्य विषय हैं प्रेम, प्रकृति, जीवन और मृत्यु। सामाजिकता अस्पृश्य नहीं है पर वह ढांचाबद्ध भी नहीं है। प्रेम से देह का महत्व उसे अस्वीकार्य नहीं है, किंतु देह के आर पार भी बहुत कुछ है। शब्द से भी जागती है देह, जैसे एक पत्ती के आघात से होता सवेरा। शब्द और सवेरा अर्थ के नए आयाम उद्घाटित करते हैं। प्रेम में एक नवोन्मेष भर उठता है। विदा में तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे में, और सुख दुखात्मक अनुभूति की दुखती रग पर उंगली रख देता है। वह छोटे से छोटे सच का कवि है। सच चाहे प्रेम का हो, जीवन का हो या मृत्यु का, किंतु एक सच और होता है, दूसरों के दिए ढांचे में अपने को लगातार ढालने का सच। इस सच से घृणा है। ढांचे ढले सच में जीवनोल्लास नहीं होता। उसे आशा है कि सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ तो बच ही जाएगा। इसे दूसरी कविता में स्पष्ट किया गया है। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। आज के सर्वनाशी परिवेश में समूचा आदमी नहीं बचेगा, किंतु थोड़ा सा बच सकता है। अशोक की कविता इसी को बचाना अशोक की कविता इसी को बचाना चाहती है। मृत्यु गीतों में सबसे महत्वपूर्ण गीत है बहुरी अकेला, अशोक वाजपेयी, जो कुमार गंधर्व के दिवंगत होने पर लिखा गया है।
इस विदा गीत में कैनवस पर जीवन में मृत्यु, मृत्यु में जीवन, रहस्य, जिज्ञासा, प्रार्थना का मौन और वैष्णवी समर्पण है। हिंदी की लंबी कविता परंपरा की यह विशिष्ट कड़ी है। भाषा सरल किंतु अंदाज नया है। शहर शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं। और इसी पर उनको वो भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। बहुरी अकेला उनके काव्य संग्रह हैं। शहर अब भी संभावना है, एक काव्य संग्रह, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला। ये काव्य संग्रह है अशोक वाजपेयी के। ऋतुराज कुंभज, विष्णु खरे, गिरिधर राठी, विजेंद्र प्रयाग शुक्ल, भगवत रावत, सोमदत्त, ज्ञानेंद्र पद, कुमार कृष्ण, इब्बार रबी आदि उल्लेख्य हैं। अब आतंक और दहशत के बावजूद राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया है। समस्याएं बदल गई हैं, मत वैभिन्न का अवकाश बढ़ गया है। जनतांत्रिक समाजवाद की ओर जो रुझान पैदा हुआ है, उसमें एक नया सोच विकसित हो रहा है। नई पीढ़ी इन परिवर्तनों से अवगत है। पिछले 2 दशकों में चोर दरवाजे से घुसे रूपवाद के प्रति भी वह सतर्क है। लोरका को याद करते हुए हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी एक दमकता इस्पात जैसा ढला गीत देगी, जो विचारों से समृद्ध, पछतावे और पीड़ा से अम्लान तथा उड़ान भरे सपनों से बेदाग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।